हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग टैक्सेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टीडीएस और टीसीएस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैक्स का मीनिंग समझते हैं कि टैक्स बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो टैक्स क्या होता है, एक मैंडेटरी फी होती है जो कि देश की गवर्नमेंट हमारे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पे लगाती है, ताकि उससे वो जो है यहाँ पर रेवेन्यू जो है कलेक्ट कर सके। अब क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती ही क्यों है, इसकी ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, किसी भी देश के अंदर देश की डेवलपमेंट का जो काम होता है वो किसका होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का। ठीक है, और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को कई सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। और इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो टैक्सेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है अपने देश के लोगों पर यहाँ पर टैक्स लगाती है, उनसे फंड्स को कलेक्ट करती है और उसको जो है यहाँ पर देश की डेवलपमेंट के लिए यूज करती है, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं उनका यहाँ पर जो है वेलफेयर हो सके। तो गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट करके उनको लोगों के लिए यहाँ पर जो है खर्च करती है, उनके वेलफेयर के लिए ही यहाँ पर जो है खर्च कर दिया। तो यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्स। इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द टैक्स। पहला देखो क्या है, टैक्स इज अ मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय एनी गवर्नमेंट। यानी कि टैक्स का एक मैंडेटरी फी होता है और फाइनेंशियल चार्ज होता है जो कि यहाँ पर देश की गवर्नमेंट जो है लगाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंडेटरी फी का मतलब क्या हुआ, तो सिंपली देखो, अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, इसमें आपकी मर्जी जो है नहीं चलेगी। नेक्स्ट है, इट इज लेविड ऑन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट रेवेन्यू। यानी कि ये इंडिविजुअल पे भी लगाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस पे भी यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टेड रेवेन्यू यूज टू पब्लिक वर्क प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होती है उसको यूज किया जाता है पब्लिक वर्क्स के लिए, यानी कि पब्लिक के लिए ही यूज किया जाता है, ताकि उनको बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ टैक्स। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फीचर होता है टैक्स का। पहला देखो क्या है, इम्पोज अंडर स्टैट्यूटरी पावर। उसके बाद कंपल्सरी पेमेंट। तीसरा क्या है, टैक्सेस आर मेड फॉर पब्लिक पर्पसेस। चौथा क्या है, नो एलिमेंट ऑफ क्यू प्रो क्यू और कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर आंसर बता दूं, ये जो चार फीचर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे फीचर होते हैं टैक्स के, और ये जो पांचवा है ये हमारा यहाँ पर फीचर जो है नहीं होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन फीचर्स को जान लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या और ये हमें टैक्स के बारे में क्या बताता है। तो पहले देखो क्या है, इम्पोज अंडर स्टैच्यूटरी पावर। तो ये जो टैक्स का फीचर है वो हमें ये बताता है कि जो टैक्स है ना वो हमेशा एक स्टैच्यूटरी पावर के अंडर ही यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा, लगाया जाएगा। यानी कि टैक्स लगाने से पहले उसके लिए एक कानून जो है बना होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। बिना कानून के टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइजेशन को अगर यहाँ पर इनकम टैक्स लगाना है, ठीक है, इनकम टैक्स, जैसे हमारी गवर्नमेंट है उसको अगर यहाँ पर इनकम टैक्स लगाना है तो उसके लिए हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर टैक्स जो है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है लगाती है, इन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके लगाती है। तो टैक्स का होना, स्टैट्यूटरी पावर का होना यहाँ पर जरूरी है। कोई ऐसे ही गवर्नमेंट उठा के कोई भी टैक्स जो है नहीं लगा सकती, पहले कानून होना जरूरी है। नेक्स्ट है कंपल्सरी पेमेंट। ठीक है, अब ये जो टैक्स होता है वो क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट होता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्या है, टैक्सेस आर मेड फॉर पब्लिक पर्पसेस। अब ये जो टैक्सेस है वो किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि पब्लिक के लिए यहाँ पर काम किया जा सके, पब्लिक की वेलफेयर की जा सके, उसके जो पर्पसेस है उनको पूरा किया जा सके। तो ये भी हमारा यहाँ पर फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, नो एलिमेंट ऑफ क्योड प्रो क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्योड प्रो क्यू का एलिमेंट होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर समझा दूं। तो सिंपल में एक वर्ड यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। यानी कि जिस भी चीज में यहाँ पर क्योड प्रो क्यू का एलिमेंट होता है वहां पर क्या होता है कि अगर आप कोई चीज देते हो तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई चीज मिलती है। जैसे मान लो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने एक कार परचेज की 5 लाख रुपए की। ठीक है, बदले में आपने 5 लाख रुपए पे किया, तो सामने वाली पर्सन ने आपको क्या दिया, यहाँ पर कार मिला। यानी कि 5 लाख पे करने के बदले में आपको कोई ना कोई चीज यहाँ पर रिटर्न में मिली। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा यहाँ पर क्योड प्रो क्यू का एलिमेंट होता है। पर टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो जब आप टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट को जब आप टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट बदले में आपको कुछ भी नहीं देती
ना आपको घर देती है, ना ही आपको यहाँ पर कोई कार वगैरह देती है, ना ही कोई अदर फैसिलिटीज यहाँ पर देती है, ठीक है। डायरेक्टली कुछ नहीं देती पर इनडायरेक्ट वे से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। मतलब आप देखो क्या है कि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्योड प्रो क्यो का एलिमेंट है वो आपको दिख रहा है कि वो है नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने टैक्स पे किया आपको कुछ भी नहीं मिलता। पर देखो ये जो पैसा है वो बेसिकली किस लिए यूज किया ना, हमारे लिए तो यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता पर इनडायरेक्ट वे से हमें यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न जो है वो मिलता है। तो ये हमारे 4 फीचर होते हैं टैक्स के, और ये 5वां फीचर नहीं होता है, क्योंकि देखो जो हमारा टैक्स होता है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट के लिए, ना कि हमारा यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट। तो ये 5वां फीचर हमारा यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स इन इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे संविधान की बात करें, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स इन इंडिया, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन लेवी एंड कलेक्ट टैक्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जब भी मन चाहे टैक्स को लगा सकती है और इसको यहाँ पर कलेक्ट कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो टैक्स लगता है वो एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती, एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही लगा सकती है, तो रिस्ट्रिक्शंस होती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, टैक्सेस कैन बी लेविड एंड कलेक्टेड विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड एज पर आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हम टैक्स तभी कलेक्ट कर सकते हैं अगर उसकी अथॉरिटी हमें लॉ प्रोवाइड करता है, यानी कि उसके लिए एक सेपरेट लॉ यहां पर बनाया गया। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, द अथॉरिटी ऑन टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स लाइज विद द जुडिशरी, यानी कि जो हमारी जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, उसके पास यहां पर अथॉरिटी होती है टैक्स को लेवी करने की और उसको यहां पर कलेक्ट करने की। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि टैक्स को लेवी करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और कलेक्ट करने की भी अथॉरिटी उसके पास है। नेक्स्ट क्या है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है टैक्सेस को लेवी करने और कलेक्ट करने की। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास अथॉरिटी होती है टैक्स को लगाने की और उसको यहाँ पर कलेक्ट करने की। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स। क्या होता है, फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कि जब यहां पर पहली बार किसी पर्सन पे टैक्स लगाया था, यानी कि पहली बार उसके ऊपर टैक्स का भार जो है वो पड़ता है, तो उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने यहाँ पर ए पर्सन पे जो है टैक्स लगाया, ए पर्सन पे टैक्स लगाया, तो आप देखोगे कि पहली बार जो टैक्स का बर्डन पड़ा, यानी कि भार पड़ा, किसके ऊपर पड़ा, ए पर्सन पे पड़ा। तो यहाँ पर ये जो काम होना है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो पहला क्या कह रहा था, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मींस फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है, पहला बार जो टैक्स का बर्डन पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन अ पर्सन ऑन हुम द टैक्स लेविड फॉर द पर्सन, यानी कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है वो उस पर्सन पे पड़ता है जिस पे पहली बार जो है टैक्स लगाया था। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया था। नेक्स्ट है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, यानी कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है उसको हम किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है ना उसको हम यहाँ पर दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर टैक्स पहली बार ए पर्सन पे लगाया है तो वो इस टैक्स का जो बर्डन है वो किसी और पर्सन यानी कि बी पे जो है यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, और आगे बी भी इसको कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट कर सकता है। क्लियर है आपको। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, इंपैक्ट ऑफ टैक्स मींस, इंपैक्ट ऑफ टैक्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कि फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि वो पर्सन जो एक्चुअली में टैक्स को बियर करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने यहाँ पर ए पर्सन पे जो है 10,000 रुपये का टैक्स लगाया। क्या बनाया, 10,000 रुपये का टैक्स लगाया। उसने क्या किया, इसका जो बर्डन था 10,000 रुपये टैक्स का बर्डन था वो किस पे, बी पर्सन पे यहाँ पे जो है शिफ्ट कर दे।
अब ये कैसे शिफ्ट किया, तो मान के चलो इसने एक सामान जो है बेचा था जिसके ऊपर यहाँ पर 10,000 रुपये का टैक्स जो है गवर्नमेंट ने लगाया था, ठीक है। तो सामान का जो प्राइस था वो कितना था, 90,000 रुपये, ठीक है। ये जो टैक्स है उसका इसने जो है अमाउंट 10,000 रुपये इंक्लूड कर दिया और 1,00,000 रुपये का यहाँ पर जो है सामान बी पर्सन को बेचा, ठीक है। तो ये जो टैक्स का बर्डन था, जो भार था, उसने यहाँ पर बी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया और अल्टीमेटली जो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया गया वो बी पर्सन के द्वारा यहाँ पर पे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब गवर्नमेंट टैक्स लगाया ए पर्सन पे तो ये हमारा कहलाता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। पर ये जो फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा, बी पर्सन पे, क्योंकि उसने अल्टीमेटली टैक्स का जो बर्डन है वो बियर किया था। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, क्या कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद द टैक्स कलेक्शन, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो जो हमने खर्च किया था एडमिनिस्ट्रेटर पर वो भरा, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है अल्टीमेट और फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये दोनों हमने क्यों पढ़ा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स। तो देखो जब हम टैक्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो इसका काफी यहाँ पे जो है रोल होता है, तो इसको मैं आगे आपको क्वेश्चन के हेल्प से जो है समझाऊंगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, when the incidence and impact of tax falls on the same person it is called as, यानी कि जब यहां पर हम टैक्स लगा रहे हैं उसका जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है और इंपैक्ट ऑफ टैक्स है वो एक ही पर्सन पे लेवी हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा टैक्स जो है कहलाता है। पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके ऊपर कैसे इंसिडेंस और इंपैक्ट ऑफ टैक्स सेम पर्सन पे पड़ता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग समझा दूं, तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली उसी पर्सन पे लगाया जाता है जिसको यहाँ पर टैक्स जो है पे करना पड़ता है, और टैक्स जो है उसी पर्सन के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन ए है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या किया, इनकम टैक्स लगाया, क्या लगाया, इनकम टैक्स यहाँ पर लगाया, ठीक है। क्योंकि इसकी इनकम ज्यादा थी तो इसके ऊपर टैक्स जो है गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना है, जो भी पैसे इसने कमाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली टैक्स किसके ऊपर लगाया, जिसकी यहाँ पर टैक्स को पे करने की लायबिलिटी थी, ठीक है। अब देखो टैक्स पे करने का काम जो है वो किसका होगा, ए पर्सन का होगा, और ये जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर टैक्स पे करेगा। यानी टैक्स पे करने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होगी, टैक्स रिटर्न्स वगैरह फिलअप करनी होगी, वो ए पर्सन को यहाँ पर जो है करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि टैक्स जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली उसी पर्सन पे लगा रही है जिसको टैक्स पे करना है, और टैक्स गवर्नमेंट को पे भी उसी पर्सन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये टैक्स हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। क्या हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है यानी कि फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, ए पर्सन के ऊपर, और जो इंपैक्ट ऑफ टैक्स है, फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स है, वो भी किसके ऊपर पड़ रहा है, ए पर्सन के ऊपर ही यहाँ पर जो है पड़ रहा है। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो जितने भी हमारे टैक्स होते हैं उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या तो वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उन पर्संस पे लगाती है जिनको यहाँ पर टैक्स पे करना होता है। यानी कि इसमें इस जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है इसका फीचर क्या है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक पर्सन पे पड़ेगा और जो इंपैक्ट ऑफ टैक्स है वो दूसरे पर्सन पे पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर मान के चलो 10,000 रुपए के गुड्स यहाँ पर जो है सेल्ड की, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए का यहाँ पर जो है टैक्स लगाया। किसके ऊपर लगाया, ए पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टोटल ए पर्सन ने क्या किया, ये जो 1,000 का प्राइस था वो यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गुड्स के प्राइस में, और यहाँ पर 11,000 रुपीज का सामान जो है बी पर्सन को यहाँ पर जो है बेच दिया, ठीक है। तो बी पर्सन ने यहाँ पर 11,000 रुपीज ए को यहाँ पर जो है पे कर दिया, जिसमें 10,000 रुपये गुड्स की वैल्यू थी और 1,000 रुपये यहाँ पर क्या था, टैक्स है। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाया ना वो इनडायरेक्ट वे से किसके ऊपर लगाया, जिसको यहाँ पर जो है टैक्स पे करना था, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली इस बी पर्सन पे टैक्स थोड़ी लगाया, उसने किस पे लगाया, ए पर्सन पे यहाँ पर टैक्स लगाया। क्लियर है। उसके बाद देखो जो बी पर्सन है उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा पे नहीं किया, उसने इनडायरेक्ट वे से किया, उसने पैसा पे किया ए पर्सन को और ए पर्सन ने पैसा पे किया यहाँ पर गवर्नमेंट को। तो इस तरह के टैक्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। अब इसमें देखोगे कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो ए पर्सन पे लगा और जो इंपैक्ट ऑफ टैक्स है वो किसके ऊपर लगा है, हमारे यहाँ पर बी पर्सन के ऊपर जो है लगाया गया था, ठीक है। तो इस तरह के टैक्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, फीचर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड, इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर फीचर होता है डायरेक्ट टैक्स का। तो पहला देखो क्या है, डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर, यानी कि जो टैक्स पेयर होता है उसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स जो है लगाया जाता है, तो बिल्कुल ये फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज, यानी कि ये जो टैक्स होता है वो डायरेक्टली वही पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है जिसके ऊपर टैक्स जो है लगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर और शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी और पर्सन पे ना तो ट्रांसफर किया जाता है और ना ही शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर फीचर होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला देखो क्या है, द टैक्स पेयर मे बी वन पर्सन बट द टैक्स बेयरर इज ऑलवेज द कंज्यूमर, यानी कि ये कह रहा है कि जो टैक्स पे करता है ना वो कोई भी पर्सन हो सकता है, पर जो टैक्स बेयरर होता है यानी कि जिसके ऊपर फाइनल बर्डन और टैक्स पड़ता है वो हमेशा ही कंज्यूमर होता है, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पर कंज्यूम जो है वो करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने एग्जांपल के साथ भी समझाया था ना, बी कौन है, हमारा कंज्यूमर है, तो अल्टीमेटली जो बर्डन पड़ा था वो बी के ऊपर ही यहाँ पर पड़ा था, क्योंकि ए ने टैक्स बी से कलेक्ट कर लिया और उसको गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है पे कर दिया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू सम अदर, यानी कि इसका जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है उसको हम किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देखते हो यहाँ पर ए पर्सन ने ये जो टैक्स का बर्डन था, क्योंकि टैक्स पहली बार किसके ऊपर लगाया था, ए पर्सन पे, ये जो बर्डन था उसने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया था, बी पर्सन पे। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो यहाँ पर शिफ्ट जो है किया जा सकता है। उसके बाद देखो क्या है, पर्सन कंज्यूमिंग गुड्स विल बी हैव टू बियर इक्वल बर्डन रिगार्डलेस ऑफ इज कैपेसिटी टू बियर टैक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो, देखो जो हमने डायरेक्ट टैक्स देखा था ना, जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स देखा था, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है वो यहाँ पर जो सामने वाला पर्सन टैक्स पेयर है उसकी कैपेसिटी कितनी है पे करने की, उसके हिसाब से लगाया जाता है। एग्जांपल का हमारा इनकम टैक्स था, ठीक है, तो इनकम टैक्स जो लगाया था वो पर्सन की इनकम को देख के ही लगाया, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा यहाँ पर टैक्स। पर इनडायरेक्ट केस में ऐसा नहीं होता। आप जैसे मान लो अगर कोई यहाँ पर मैगी है जैसे, है ना, उस पर जो भी टैक्स है, चाहे एक अमीर बंदा खरीदे या फिर एक गरीब बंदा खरीदे, उसको टैक्स तो वही यहाँ पर जो है पे करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो कैपेसिटी है कि वो कितना बियर कर सकता है टैक्स को उसको कंसीडर नहीं किया जाता है और सभी पे सेम तरीके से टैक्स जो है पे किया जाता है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, इनकम टैक्स इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर हमारी जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पर एक एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल हमारी यहाँ पर क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में और डिटेल में यहाँ पर जो है जानेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे जो है यहाँ पर लगाया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये तीन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी चौथी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस इनकम टैक्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर डिफाइन करती है इनकम टैक्स को। सबसे पहले मीनिंग बता दूं तो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट लोगों की इनकम पे लगाती है, यानी कि जो भी लोग इनकम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट को एज अ टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली स्टेटमेंट क्या करिए, एंड इनकम टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज ऑन इंडिविजुअल एंड बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम और प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय देम, यानी कि हमारे जो इंडिविजुअल्स है, जो बिजनेसेस है, उन्होंने जो भी इनकम कमाई है, जो भी प्रॉफिट कमाया है, उसके ऊपर इस टैक्स को जो है लगाया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट क्या, द प्रोविजंस गवर्निंग द इनकम टैक्स आर कवर्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि इसकी जो प्रोविजंस है जिसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लगाया जाता है वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट क्या, टैक्स पेयर शुड बी पे टैक्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पे, यानी कि जो टैक्स पेयर होते हैं उनकी जितनी एबिलिटी होती है पे करने की, उसके ऊपर ही वो टैक्स यहाँ पर जो है लगाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा उनको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, इनकम टैक्स इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो टैक्स है वो लगाती स्टेट गवर्नमेंट है पर कलेक्ट उसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर डिफाइन नहीं करती है, क्योंकि देखो इनकम टैक्स को लगाने का और कलेक्ट करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है और स्टेट गवर्नमेंट इसको लेवी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये तीन स्टेटमेंट हमें यहाँ पर डिफाइन करती है, चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन नहीं करती है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस टर्म इज नॉट रिलेटेड विद इनकम टैक्स, जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स के साथ रिलेटेड नहीं होती है। पहली क्या है, एसएससी,
दूसरा क्या है असेसमेंट ईयर, तीसरा क्या है प्रीवियस ईयर या फिर इनकम ईयर। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, इनकम ईयर इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ये जो 3 टर्म्स है ना वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी इनकम टैक्स के अंडर। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि बेसिकली है क्या। तो पहला देखो क्या है एसएससी। अब एसएससी क्या होता है, तो सिंपली देखो वो पर्सन जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है, जिसकी इनकम का पता लगाया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं एसएससी। अब देखो जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, उसे जब भी टैक्स लगाना है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा कि जिस पर्सन पर वो टैक्स लगा रही है उसने कितनी इनकम जो है वो कमाई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी इनकम को असेस करना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट उसकी इनकम को असेस कर रही है तो वो क्या बन जा रहा है, एसएससी बन जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो ए पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर पता किया कि 2018-19 के बीच में इस ए पर्सन ने कितनी इनकम जो है यहाँ पर कमाई, और इसने पता लगाया कि इसने जो इनकम कमाई है वो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर कमाई, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर कमाई है। क्लियर है। तो अब गवर्नमेंट इसके बेस पे यहाँ पर टैक्स बनाएगी। तो ये जो पर्सन है जिसकी इनकम को असेस किया गया ये हमारा कहलाता है यहाँ पर एसएससी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है असेसमेंट ईयर। अब ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो सिंपली देखो जिस साल में, जिस ईयर में यहां पर हमारी एसएससी की इनकम को असेस किया जा रहा है, उसकी इनकम का पता लगाया जा रहा है, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहां पर 2018 और 19 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें गवर्नमेंट यहां पर पता लगा रही है कि इस पर्सन ने यहां पर कितना पैसा जो है वो कमाया है पिछले साल में। ठीक है, तो यहां पर ये जो 2018-19 है ये हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर, जिसमें हम इनकम को असेस करेंगे और उससे यहां पर टैक्स जो है कलेक्ट करेंगे। यानी कि जो हमारा एसएससी होता है टैक्स किस साल में पे करता है, असेसमेंट ईयर में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो सिंपली देखो जिस साल में पर्सन ने इनकम कमाया होता है उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। किसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहां पर 2017-18, ठीक है, 2017-18 इसमें यहां पर जो है इसने यहां पर ए पर्सन ने जो है यहां पर 10 लाख रुपए यहां पर जो है इनकम कमाई, 10 लाख रुपए इनकम कमाई, जिसके ऊपर इसने अब यहां पर टैक्स जो है वो पे करना है। तो 2017-18 हमारा यहां पर क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर। क्या कहलाता है यहां पर, प्रीवियस ईयर। यानी कि जिस ईयर हमने इनकम कमाई थी, जिनको यहां पर असेसमेंट ईयर में हम लोग असेस कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा यहां पर प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब ये दोनों का कॉन्सेप्ट है क्या, देखो जब इनकम टैक्स लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है, एक पर्सन पहले पैसा कमाता है फिर उसके बाद उसके पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो जो पर्सन यहाँ पर जिस ईयर में यहाँ पर इनकम कमाता है उसे हम कह देते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस इनकम में और अगले साल जाके उसकी इनकम को जिस ईयर में असेस किया था वो हमारा कहलाता है असेसमेंट ईयर, और उसी में उसे यहाँ पर टैक्स भी जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली कईयों को लगेगा प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल, पर इनकम टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता। पिछले साल का मतलब पिछला वो साल जिसमें इनकम जो है वो कमाए। अगर मान के चलो हम यहाँ पर जो है 2017-18 के बजाय हम 2012 और 13 की इनकम को असेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में चाहे हम असेसमेंट 2018-19 में कर रहे हैं तब भी हम इसको यहाँ पर प्रीवियस ईयर ही यहाँ पर कहेंगे। तो हमें उस ईयर को प्रीवियस ईयर कहना है जो पिछले साल हमने इनकम जो है यहाँ पर कमाया था और जिस साल की इनकम को हम यहाँ पर असेस जो है वो कर रहे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वो यहाँ पर क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन his legal representative will be treated as an assessee for that income of deceased on which tax has not been paid by the deceased before his death, then legal representative known as। ठीक है, तो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, जिसने यहाँ पर जो है 2018-19 में जो है पैसा कमाया था, जिसकी उसकी जो पेमेंट है टैक्स की पेमेंट जो है वो यहाँ पर 2019-20 में यहाँ पर करनी है। पर क्या हुआ 2018-19 में ही उसकी जो है डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो इस केस में इसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है अब असेसी बन जाएंगे और यहाँ पर इसकी जो इनकम है, ठीक है, इनकम जो है उसको इनकम को असेस किया जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स जो है इसके द्वारा पे किया जाएगा। तो ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम कौन सा एसएससी मानते हैं, वो एसएससी कहलाता है या फिर डीम्ड एसएससी कहलाता है या फिर एसएससी एंड डिफॉल्ट कहलाता है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी डीम्ड एसएससी इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि अगर कोई पर्सन मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अब एसएससी के तरीके से बिहेव करेंगे और वो कौन से एसएससी कहलाएंगे, डीम्ड एसएससी। यानी कि उनको मान लिया जाएगा कि वो अब से यहाँ पर एसएससी है। उसके बाद देखो एसएससी एंड डिफॉल्ट। अब एसएससी एंड डिफॉल्ट क्या होता है, तो सिंपली देखो कोई भी ऐसा पर्सन जिसने इनकम टैक्स के अंडर कोई फंक्शन परफॉर्म करना था, कोई टैक्स पे करना था या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी और उसने वो काम नहीं किया है, उसमें डिफॉल्ट कर दिया है, तो वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, एसएससी इन डिफॉल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स। इसमें से कौन सा हमारा ऐसा हेड है जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स हेड के अंडर आता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेड ऑफ इनकम का यहाँ पर मतलब समझा दो कि ये बेसिकली होता है। तो यहाँ पर देखो एक पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जो है इनकम कमाती है। जैसे कोई पर्सन यहाँ पर जॉब से पैसा कमा रहा है, कोई बिजनेस करके कमा रहा है, कोई यहाँ पर अपनी हाउस को किराए पे देकर यहाँ पर जो है कमा रहा है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पैसा कमाते हैं उसके बेस पर हमने क्या किया, इनकम के यहाँ पर जो है हेड्स बना दी, यानी कि कैटेगरीज बना दी, और जो पर्सन जिस तरह की इनकम कमा रहा है हम उस कैटेगरी में उसको जो है यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा हेड है जो कि हमारे हमारे जो इनकम टैक्स के अंडर हमारे हेड्स बने उसके अंडर यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो, पहला सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तीसरा कैपिटल गेन और फैमिली इनकम। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर, ये हमारा हेड्स ऑफ इनकम नहीं होता है। बाकी ये जो चार है वो हमारे इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम होते हैं। तो इनकम टैक्स के अंडर हमारे यहाँ पे टोटल 5 हेड्स होते हैं जिसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट इनकम जो है आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ही है। पांचवा हेड हमारा कौन सा होता है, यहाँ पर अदर इनकम। कौन सा होता है, अदर इनकम। तो एक एक करके इन हेड्स के बारे में जानते हैं, इनके ये है क्या बेसिकली और इसमें कौन कौन सी इनकम आती है। तो पहला हेड हमारे यहाँ पर देखो क्या है, सैलरीज। क्या है हमारे यहाँ पर, सैलरीज। तो सैलरीज हेड ऐसा हेड है जिसके अंडर वो सारी इनकम आती है जो कि यहाँ पर हम जॉब से कमाते हैं, यानी कि जब हम यहाँ पर कोई जॉब करते हैं किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उससे जो सैलरीज वगैरह हमें मिलती है, जो भी कंपनसेशन वगैरह मिलता है, तो वो हमारा यहाँ पर सैलरीज हेड के अंडर जो है आता है। अब देखो, किसी भी इनकम को सैलरीज हेड के अंडर आने के लिए, यानी कि उसको सैलरी मानने के लिए एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये जो दो पर्सन है, यानी कि जिसको पैसा मिल रहा है, यानी कि जो मान के चलो ए पर्सन बी पर्सन के पास यहाँ पर जो है जॉब कर रहा है, तो इसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सैलरी मिलेगी, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है सैलरी पे करेगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो बी पर्सन है, ये जो पेमेंट ए पर्सन को यहाँ पर पे करेगा, मान लो 50,000 रुपए, इसको सैलरीज हेड के अंडर आने के लिए, इनको सैलरीज मानने के लिए इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि एक हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय होना चाहिए और एक हमारा यहाँ पर एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी ट्रांजेक्शन में ये रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है तो वो हमारा सैलरीज हेड के अंडर जो है वो नहीं आता। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ए और बी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, यानी कि बी पर्सन ने अपना काम करवाने के लिए ए को यहाँ पर अपॉइंट किया, जिसके ऊपर वो इसको रेगुलर बेसिस पे सैलरीज वगैरह यहाँ पर पे करता है, तो ये 50,000 रुपए यहाँ पर हमारे किस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंडर जो है आ जाएगी। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो बता देता हूं। अगर एम्प्लॉय को किसी भी तरह की सैलरी मिल रही है, किसी भी तरह का बोनस मिल रहा है, किसी भी तरह का अलाउंस मिल रहा है, किसी भी तरह का यहाँ पर ग्रेचुइटी फंड मिल रहा है, वो सारी की सारी हमारी इस हेड के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सिंपली देखो इसका मतलब होता है रेंटल इनकम, यानी कि आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी पड़ी थी, आपके पास कोई घर पड़ा था, आपने उसको किराए पे दे दिया, उससे जो इनकम आपको रिसीव हो रही है वो किस में आती है, यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो है आती है। माने कि चलो ए पर्सन है, इसके पास 2 घर थे, एक दिल्ली में था और यहाँ पर एक पंजाब में था। ठीक है, तो दिल्ली वाले घर में वो खुद रह रहा था, पंजाब वाला घर वो खाली था, तो उसने क्या किया, यहाँ पर पंजाब वाले घर को किराए पे चढ़ा दिया, रेंट पे दे दिया, जिससे क्या हुआ कि हर साल उसे यहाँ पर 1 लाख रुपए रेंट जो है रिसीव हो रहा है। तो ये जो पैसा है वो हमारा किस में आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट यहाँ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग बिजनेस भी करते हैं, हम यहाँ पर अपना प्रोफेशन भी करते हैं। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई यहाँ पर गुड्स को बना रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। प्रोफेशन क्या होता है, जब हम कोई अपनी स्पेशलाइज स्किल्स की हेल्प से लोगों को सर्विसेज यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बिजनेस की एग्जांपल दूं तो XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पर कार को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल कर रहा है, तो ये बिजनेस हुआ। प्रोफेशन क्या हुआ कि एक डॉक्टर है, ठीक है, जिसके पास MBA की डिग्री है, एक स्पेशलाइज स्किल्स है, उससे वो लोगों का इलाज कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहला रहा है, प्रोफेशन। अब इन दोनों चीजों से हमें यहाँ पर पैसा रिसीव होता है। बिजनेस करो तब भी पैसा आ रहा है, प्रोफेशन करो तो भी आपको फीस यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पे देखो बिजनेस से और प्रोफेशन से जो भी पैसा आता है वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हेड के अंडर जो है आता है। नेक्स्ट देखो क्या है, कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है, तो यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह के कैपिटल एसेट को सेल करते हो या फिर ट्रांसफर करते हो, तो उससे जो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट रिसीव होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान के चलो आपने एक हाउस खरीदा, ठीक है, हाउस क्या है, कैपिटल एसेट है। क्या है यहाँ पर, कैपिटल एसेट है। तो इसको आपने 2018 में खरीदा 10 लाख रुपए, ठीक है, 2020 में जाकर आपने इसको बेचा यहाँ पर 15 लाख रुपए का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख रुपए। तो ये क्या है, प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कैपिटल गेन है। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। अब ये जो कैपिटल गेन है वो हमारा किस हेड के अंडर चार्ज होता है, कैपिटल गेन हेड के अंडर। अब ये जो कैपिटल गेन है वो यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म, एक होता है हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म, और एक होता है हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म। एक क्या होता है हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म। अब ये क्या होता है, तो सिंपली देखो अगर आप किसी कैपिटल एसेट को 1 ईयर या फिर उससे कम के लिए होल्ड करके रखते हो और उसको सेल कर देते हो, तो उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन मिलता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिसीव होता है। और अगर आपने 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए इसको होल्ड करके रखा, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आपको रिसीव होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है
होता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि टैक्स का रेट जो है वो अलग होता है, लॉन्ग टर्म पे कम टैक्स लगता है और शॉर्ट टर्म गेन पर ज्यादा टैक्स लगता है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा हेड था वो क्या था हमारा यहाँ पर अदर इनकम। क्या था हमारा यहाँ पर अदर इनकम। और अदर इनकम क्या होता है, तो सिंपली देखो, अगर कोई इनकम है जो कि यहाँ पर सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, कैपिटल गेन, इन 4 हेड में कोई इनकम नहीं आती है, तो वो जो इनकम है वो हमारी अदर इनकम में चार्जेबल होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लॉटरी खरीदी थी और आपकी लॉटरी लगी और आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो ये जो इनकम है वो हमारी अदर इनकम हेड के अंडर जो है चार्जेबल होगी। यानी कि जो इनकम टैक्स है ना वो किसी भी इनकम को नहीं छोड़ता है। छोटी से छोटी इनकम आप कमा लो उसके ऊपर वो टैक्स की कैटेगरी में जो है आ जाता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, द वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन द डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 10 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, दीज इनकम्स आर नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो यहाँ पर सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें बहुत सारी ऐसी इनकम्स हैं जिसको हम यहाँ पर एसएससी के टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। यानी कि जब हम असेसमेंट कर रहे होते तो उसको हम इनकम जो है वो मानते ही नहीं है, उसको हटा देते। तो वो इनकम हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, ऑप्शन है डिडक्शन, एग्जाम्पशन या फिर अलाउंस या फिर रिबेट्स। तो ऑप्शन बी एग्जाम्पशन इज आर करेक्ट आंसर। अब इसको एक एग्जांपल के साथ अगर समझाऊं तो मान के चलो एक पर्सन ए है, ठीक है, उसने यहाँ पर बिजनेस कर रहा है जिससे उसने यहाँ पर 10 लाख रुपए यहाँ पर जो है कमाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये अपने घर में ना छोटी मोटी खेती भी यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, जिससे उसने मान के चलो 1 लाख रुपए यहाँ पर जो है कमा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हम इस पर्सन की टोटल इनकम को यहाँ पर असेस कर रहे होंगे ना, तो इस इनकम को हम इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं करेंगे, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये जो इनकम है ना वो हमारी कहलाएगी एग्जाम्पशन। क्या कहलाएगी, एग्जाम्पशन। अब कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है, डिडक्शन और एग्जाम्पशन में कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। डिडक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम इसको पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अपने टोटल इनकम पे इंक्लूड करते हैं और उसके बाद इसको जो है डिडक्ट करते हैं। यानी कि डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पशन में हम इसको टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते, पर डिडक्शन में हम लोग पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ भाई ये 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर इसको टोटल इनकम कितनी होगी, यहाँ पर 11 लाख रुपए होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है इसमें से डिडक्ट कर देते हैं ताकि उसकी यहाँ पर कम हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको डिडक्ट कर दूंगा, 1 लाख रुपए यहाँ पर कम कर दूंगा, तो यहाँ पर जो टोटल इनकम रिसीव होगी वो फिर से कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 लाख रुपए। बस यहाँ पर चार्ज करने की, यहाँ पर टैक्स चार्ज करने का जो मेथड है वो यहाँ पर जो है डिफरेंस होता है। क्लियर है आपको, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 विच ऑफ दिस इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। इसमें से हमारी कौन सा ऐसा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इनकम है जो कि यहाँ पर एग्जाम्प्ट होती है इनकम टैक्स के अंडर, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया था। पहले देखो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा क्या, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टोटली एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स जो है वो यहाँ पर नहीं लगता है। हालांकि जब पार्शियल इनकम होती है, बंदा कोई और भी काम कर रहा होता है, तब हम इसको टैक्स लगाते हैं और उसका जो तरीका होता है वो यहाँ पर अलग होता है, पर ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो ये हमारी एग्जाम्प्ट ही होती है। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ। ठीक है, अब देखो एचयूएफ क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ क्या होता है, एक तरह का यहाँ पर फैमिली इनकम होता है, क्या होता है, फैमिली बिजनेस होता है, सॉरी। ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक हिंदू फैमिली जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर बिजनेस जो है परफॉर्म कर रही होती है। अब यहाँ पर जो एचयूएफ होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पर एक सेपरेट एंटिटी होता है उसके मेंबर से, यहाँ पर इनकम टैक्स के नजरिए से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स है ना, जो एचयूएफ पैसा कमाती है उसके ऊपर यहाँ पर सेपरेटली जो है वो टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि यही एचयूएफ इसने जो इनकम कमाई है वही यहाँ पर इसके मेंबर्स में जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इस इनकम पे पहले ही यहाँ पर टैक्स लगाया जा चुका है। तो ऑब्वियसली बात है जो पैसा आप मेंबर्स को मिलेगा उस पर टैक्स यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। अगर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। ठीक है, ये और गलत चीज है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये सिंपल बिल्कुल एचयूएफ की तरीके से है। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जब यहाँ पर 2 लोग आपस में मिलकर यहाँ पर पार्टनर काम करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर है। अब देखो पार्टनरशिप फर्म भी ना इनकम टैक्स के नजरिए से सेपरेट एंटिटी होती है, तो इसके जो भी इनकम ये कमाती है उसके ऊपर सेपरेटली जो है टैक्स लगाया जाता है, और जब बाद में प्रॉफिट बचता है वो इनके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया था उसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर टैक्स लग गया होता है, तो इसीलिए इसके ऊपर भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर द सेक्शन 80C। यानी कि हम अगर 80C डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मैक्सिमम अमाउंट हमें कितनी डिडक्शन मिल सकती है। पहला 1 लाख, दूसरा 1,50,000, दूसरा 2 लाख, तीसरा 2,50,000। तो ऑप्शन भी 1,50,000 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इसमें जो भी चीजें आएंगी आप मैक्सिमम डिडक्शन जो है 80C के अंडर 1,50,000 का ले सकते हो, उससे ज्यादा यहाँ पर
नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80 सेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता लगी गई होगी, जो डिडक्शन के साथ हमारा मेन सेक्शन डील करता है वो कौन सा है, सेक्शन 80 सी। ठीक है, ये हमें बताता है कि कौन कौन से आइटम्स है जिनके ऊपर डिडक्शन हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है, यानी कि उसको आप टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हो। पहले क्या, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, तो बिल्कुल ये है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये भी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल पेंशन सिस्टम, ये भी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, तो ये हमारे यहाँ पर नहीं है। तो 3 हमारे यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये 3 जो है इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिडक्शन के लिए अलाउबल होते हैं, हम उसको डिडक्ट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पर प्रमोट करनी चाहती है कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए यहाँ पर देखो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर फ्यूचर में लोग आसानी से जी पाएँ, उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो पाए, उसके लिए है। ठीक है, तो जब यहाँ पर एनकरेज होते हैं लोग, उनको डिडक्शन मिलती है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द टीडीएस। क्लियर है। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर टीडीएस का मीनिंग समझ लेते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टीडीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एडवांस में इनकम टैक्स जो है वो कलेक्ट कर पाती है। अब गवर्नमेंट ऐसा करती कैसे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट उन ऑर्गेनाइजेशन को जो भी किसी भी तरह के यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज लेती हैं, ठीक है, कोई भी टेक्निकल हो या फिर अदर यहाँ पर स्पेशल सर्विसेज हो, उन ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि जब भी आप सर्विसेज लो ना, तो जब भी आप उसकी पेमेंट कर रहे हो तो उसमें जो भी टैक्स बनता होगा ना वो टैक्स आप पहले ही डिडक्ट कर लो और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो सामने वाले पर्सन को जो है यहाँ पर पे कर दो, और ये जो पेमेंट आपने डिडक्ट किया है वो हमें बाद में यहाँ पर आप टैक्स जो है पे कर दो। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टीडीएस। अब इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझते हैं। तो मान के चलो एक यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसने यहाँ पर एक बी पर्सन जो कि यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पर जो है ली। ठीक है, और उसने जो है XYZ लिमिटेड की जो पेमेंट है वो कितनी बनी है यहाँ पर 50,000 रुपये, यानी कि जो सर्विसेज बी पर्सन से ली गई है उसके लिए XYZ लिमिटेड कंपनी को 50,000 रुपये बी को पे करने। अब इसकी जो ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो मान के चलो 1,000 रुपये का यहाँ पर जो है टैक्स बन रहा है। तो टीडीएस के अंडर XYZ लिमिटेड कंपनी क्या करेगी, इसके ऊपर जो 1,000 का टैक्स बन रहा है वो डिडक्ट कर लेगी, और बाकी का जो 49,000 रुपीज है वो यहाँ पर बी पर्सन को जो है पे कर देगी, और ये जो 1,000 रुपये ये कलेक्ट किया है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को सीधा पे कर देगी। तो यही जो मैकेनिज्म है ना उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि एट सोर्स जहां से पेमेंट की जा रही है वहीं पर टैक्स जो है कलेक्ट किया जा रहा है, डिडक्ट किया जा रहा है, और अब वो टैक्स गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर पे कर दिया जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अब आप मीनिंग समझ चुके, अब यहाँ पर आंसर भी आप आसानी से कर सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करिए, टीडीएस इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एडवांस इनकम टैक्स इन इंडिया, यानी कि टीडीएस एक मेथड है जिसके थ्रू इंडिया के अंदर हम एडवांस में इनकम टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, इट रिक्वायर्स द पेयर टू डिडक्ट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द पे, यानी कि जो यहाँ पर पेयर जिसने प्रोफेशनल सर्विस ली है, जो यहाँ पर पेमेंट कर रहा है, वो उसके लिए जरूरी है कि वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स जो बनता है वो यहाँ पर डिडक्ट कर ले पेमेंट को, और बाकी का पैसा जो है वो पे को पे कर दे। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट यार, टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड पेमेंट सच एज सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट और प्रोफेशनल फीस, यानी कि जो हमारे टीडीएस होते हैं वो सभी सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होते, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज जैसे कि सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गई, रेंट हो गई, प्रोफेशनल फीस होगी, इसके ऊपर लगता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, द अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड इज डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑन बिहाफ ऑफ द पे, यानी कि जो पेयर है जो पेमेंट कर रहा है वो यहाँ पर पे के बिहाफ पर जो भी टैक्स उसने कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट यार, टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल नॉट टू द कंपनीज, यानी कि जो टीडीएस है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिविजुअल है उसी के ऊपर अप्लाई होता है, कंपनीज को ये जो टीडीएस है वो पे नहीं करना पड़ता। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहली 4 स्टेटमेंट वो हमारी यहाँ पर टीडीएस से रिगार्डिंग करेक्ट है, 5वीं स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, द टैक्सेबल इनकम एंड द अकाउंटिंग इनकम मे नॉट बी द सेम एज द टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड इज अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉज व्हाइल द अकाउंटिंग इनकम इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंस बिटवीन टैक्स कैलकुलेटेड बाय कंपनी एंड टैक्स अथॉरिटीज इज नोन एज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर रिलेटेड है डेफर्ड टैक्स के अंदर। इसका जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर क्या है, डेफर्ड टैक्स। अब ये होता क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जो है समझेंगे। तो यहाँ पर देखो जब भी कोई कंपनी होती है, जैसे मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी,
तो अगर उसको अपना प्रॉफिट जानना है, उसको अपना यहाँ पर प्रॉफिट जानना है, तो उसे बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उस प्रॉफिट के ऊपर उसके अकॉर्डिंग ही उसे यहाँ पर जो है टैक्स पे करना पड़ता है। अब एक कंपनी जो है वो यहाँ पर जो है दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाती है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, वो बनाती है यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर टैक्स लॉज है कंट्री के, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उससे जो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो हमारे यहाँ पर कहलाता है अकाउंटिंग इनकम। वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर? अकाउंटिंग इनकम, ठीक है। और टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर बनाते हैं वो हमारा कहलाता है टैक्सेबल इनकम। क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर? टैक्सेबल इनकम। क्या होता है? टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम ये दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो इनके बीच में जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसके बीच में डिफरेंस होता है। जैसे मान के चलो जो हमारे अकाउंटिंग इनकम है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया वो हमारा निकला यहाँ पर 50,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो हमारे यहाँ पर निकला 40,000 रुपीज। अब इनके बीच में डिफरेंस क्यों आता है? सिंपली देखो, यहाँ पर अकाउंटिंग रूल्स अलग होते हैं और टैक्स लॉज यहाँ पर जो है अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के आपको बताऊं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड दोनों को ही यहाँ पर जो है अलाउ करता है। हम इस तरीके से डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। पर टैक्स लॉज जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीबी मेथड के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आज्ञा देता है, ठीक है। तो अगर किसी केस में ऑर्गेनाइजेशन ने एसएलएम मेथड का यूज किया तो ऑब्वियस सी बात है उसका अकाउंटिंग इनकम और यहाँ पर टैक्स लॉज के जो प्रॉफिट है उसमें यहाँ पे जो है डिफरेंस आ जाएगा। इसके अलावा देखो, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो अकाउंटिंग इनकम अलाउ कर रहा है कि हाँ ये एक्सपेंस है आप इसको डिडक्ट कर सकते हो, और एक वही सेम एक्सपेंस जो है वो टैक्स लॉस अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो है डिफरेंस आ जाता है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर टैक्स पेमेंट होती है, जो हमारे यहाँ पर टैक्स पेमेंट होती है उसमें भी यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो 10% है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 50,000 अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से हमारा जो टैक्स पेमेंट बन रही है वो कितनी बन रही है? 5,000। और यहाँ पर हमारा टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग जो टैक्स पेमेंट बन रही है वो कितनी बन रही है हमारे यहाँ पर? 4,000 रुपीज। कितनी बन रही है हमारे यहाँ पर? 4,000 रुपीज जो है यहाँ पर बन रही है। क्लियर है आपको? अब देखो इनके ये जो टैक्स हम दोनों पे कर रहे हैं, इनके टैक्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डेफर्ड टैक्स। यानी कि हम यहाँ पर जो भी टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट किया, अकाउंटिंग इनकम जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसके बीच वजह से जो टैक्स पेमेंट में हमारा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डेफर्ड टैक्स। अब ये जो 1,000 रुपीज है इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? यहाँ पर डेफर्ड टैक्स जो है होता है। अब क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि जो टैक्सेबल इनकम है और जो अकाउंटिंग इनकम है ना, वो हो सकता है कि वो सेम ना हो, क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम है वो टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है और अकाउंटिंग इनकम जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और वो जो डिफरेंस है उसी को वो पूछ रहा था कि वो क्या है, तो आंसर हमारा डेफर्ड टैक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है? टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस इंक्लूड। अब देखो जो डिफरेंस आते हैं, जैसे हमने देखा था ना डेफर्ड टैक्स में 1,000 रुपीज का यहाँ पर जो है डिफरेंस आया होता है, तो ये कितनी टाइप्स के होता है? तो यहाँ पर पहला देखो क्या है? परमानेंट डिफरेंस, दूसरा क्या है? टाइमिंग डिफरेंस, तीसरा क्या है? करंट डिफरेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे ये जो दो टाइप है, परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस, ये हमारे यहाँ पर दो टाइप्स होती हैं यहाँ पर हमारे डिफरेंसेस की, और तीसरी टाइप हमारे यहाँ पर जो है नहीं होती। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पर क्या है? बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब ये होते क्या है? तो पहले बात करते हैं परमानेंट डिफरेंस। तो इससे आपको नाम से क्लियर हो गया कि ये डिफरेंस ना परमानेंट होते हैं, इसको हमें रिमूव जो है वो नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर मान के चलो, एग्जाम्पल के मान के चलो, एक यहाँ पर एक्सपेंस था, हमने एक डोनेशन की थी, हमने एक यहाँ पर डोनेशन की थी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये की, जिससे क्या हुआ? ये जो डोनेशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर एक्सपेंस माना जा रहा है, पर टैक्स लॉ के अंडर ये एक्सपेंस जो है वो नहीं माना जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंस है ना वो परमानेंट है, यानी कि इससे जो हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, मान के चलो जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो 40,000 आ रहा है और यहाँ पर 39,000 आ रहा है, 41,000 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमने क्या किया, 1,000 रुपये डोनेशन का माइनस कर दिया, पर इसने उसको एक्सपेंस माना नहीं, तो इसको हमें माइनस जो है करने ही नहीं दिया इसने, ठीक है। अब ये जो 1,000 रुपये का डिफरेंस है ना, ये कभी भी आगे आने वाले सालों में सेट ऑफ जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि टैक्स लॉज ने इसको कंप्लीटली बोल दिया कि हम इसको एक्सपेंस जो है वो मानते नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा परमानेंट डिफरेंस। उसके बाद क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? ऐसा डिफरेंस जिसको हम एक साल में डिफरेंस आता है
उसके अगले साल या उससे अगले साल हम उसको यहाँ पर सेट ऑफ कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक्सपेंस इस साल जो है किया, पर टैक्स लॉ कहता है कि इसका जो डिडक्शन है वो आपको अगले साल मिलेगा। तो ये जो 1000 का डिफरेंस आया उसको हम अगले साल जो है सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस जो है वो यहाँ पर कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन द टैक्स अमाउंट हैज बीन पेड or has been carried forward but has still not been recognized in the income statement, this is known as। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको यहाँ पर पहले ये बताऊं कि यहाँ पे देखो जो डेफर्ड टैक्स होता है वो हमारे यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट और यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और हमारा जो आंसर है वो इन्हीं में से दोनों में से एक जो है यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्स अमाउंट है जिसको हमने यहाँ पर पे कर दिया है या फिर हमें पे करने की लायबिलिटी हमारी यहाँ पर अभी तक उसको हमने यहाँ पर जो है इनकम स्टेटमेंट में जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो टैक्स है, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। अब इसको हम डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर देखो इनकम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, उसमें हमने अभी तक उसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि जो हमने इनकम जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके जो प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट किया था वो प्रॉफिट जो है हमारे यहाँ पर कम है। मान के चलो हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 10,000 रुपये अकाउंटिंग प्रॉफिट, और यहाँ पर टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कितना बन रहा है? 12,000 रुपये। कितना बन रहा है यहाँ पर? 12,000 रुपये। तो टैक्स रेट अगर 10% का है तो यहाँ पर जो टैक्स हमारा बन रहा था वो 1,000 का बन रहा था, पर यहाँ पर 1,200 रुपये। तो ये जो 200 रुपये का डिफरेंस है उसे हमने अभी तक अपने इनकम स्टेटमेंट में जो है शो नहीं किया है, उसको हमने टैक्स नहीं माना है। पर टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग ये जो 200 है वो हमें यहाँ पर पे करने ही पड़ेंगे। तो एक तरह का हमने ये क्या कर दिया है? एडवांस टैक्स पे कर दिया। क्या कर दिया है? एडवांस टैक्स यहाँ पर पे कर दिया। तो ये हमारा डेफर्ड टैक्स जो एसेट जो है वो कहलाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए फ्यूचर में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से हम कम टैक्स यहाँ पर पे करेंगे। नेक्स्ट वो क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? इसका ऑपोजिट। अगर किसी केस में आपने यहाँ पर टैक्स अमाउंट जो है रिकॉग्नाइज कर ली है इनकम टैक्स में, ठीक है, इनकम हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है, पर अभी तक उसकी आपने यहाँ पर पेमेंट जो है नहीं की है, तो वो आपकी क्या बन जाती है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी कि अगर आपकी जो हमारी जो इनकम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इनकम है वो ज़्यादा है, 10,000 है, 12,000 है, और टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग वो हमारे यहाँ पर कितने? 10,000 रुपये। तो यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है 1200, यहाँ पर हमारी बन रही है 1,000 रुपये 10% के रेट से। तो यहाँ पर देखो 1,200 रुपये हमारी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। इसको हमने इनकम स्टेटमेंट में शो कर दिया है, पर एक्चुअली में हमने जो टैक्स पे किया वो कितना पे किया? यहाँ पर 1,000 रुपये। तो ये 2,200 रुपये का डिफरेंस क्या है? फ्यूचर में हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। तो ये हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड था टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि टैक्स क्या होता है, कितने टाइप्स क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हमने टीडीएस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर पढ़ लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में जो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।